नमस्कार मित्रों, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थ आज आपको सुनाने जा रहा हूँ खूनी कटोरे का अगला भाग। पिछले भाग में हमने ये जाना कि सेठ किशनलाल की मृत्यु की वजह से उनका बेटा रवि अपने परिवार के साथ चंदन नगर वापस आ चुका है। अभी परिवार का पूरा दायित्व रवि और उसकी माँ मीनाक्षी देवी पर है। केवल परिवार ही नहीं, पूरा बिजनेस और बिजनेस से जुड़े हर एक चीज का दायित्व अब रवि पर था। ऐसे बुरे वक्त में भी लोकल एमएलए रजत पटनायक को पार्टी फंड की ही चिंता थी। उसने रवि को पार्टी फंड में डोनेट करने के लिए खबर भेज दिया था। फिर भी रवि ने मन बना लिया था कि इस साल के इलेक्शन में वो पार्टी फंड में कुछ भी डोनेट नहीं करने वाला। इसी दौरान घर में एक अनचाहा हादसा घट गया। रवि का बेटा सनी किसी अनजान शक्ति के द्वारा घायल हो गया और चोट के वजह से सनी कुछ दिनों के लिए बेहोशी के हालत में था। पर जब उसे होश आया तो उसे अपने गार्डन में एक नया दोस्त मिला, सुबोध, जो बार बार अपने आप को उसके पिता रवि का दोस्त कह रहा था और बहुत सारी ऊट पटांग बातें कर रहा था। शुरुआत में तो सनी उससे डरने लगा, पर बाद में उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। पर सुबोध की बातें और हरकतें दोनों ही काफ़ी संदेहजनक थी, पर सनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अगले दिन मिलने का वादा करके वहाँ से चला गया, पर कुछ ही कदम जब वो आगे बढ़ा था तो पीछे पलट कर देखता है कि सुबोध वहाँ पर नहीं है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। सनी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गया और इसी समय घर के एक दूसरे कोने में रवि और उसके मामा अनुपम बैठकर कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। अनुपम रवि को कह रहे थे, देखो रवि, तुम जो सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं है। हमें एमएलए को पैसे देने ही पड़ेंगे। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारे सारे काले सफ़ेद धंधों का चिट्ठा उसी के पास है। वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जरा सोच के देखो, तुम परिवार वाले हो। मामा जी, आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, पर एक गलत आदमी का साथ देकर हम क्या कम गलत करेंगे? वो करप्ट आदमी कल मंत्री बनेगा। मंत्री बनने के बाद वो कितने परिवारों को तबाह करेगा, आपको मालूम है? देखो, मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ही मेरा परिवार हो और मेरे लिए तुम सब कुछ हो। सालों पहले मैं सब कुछ खो चुका हूँ। आज जो भी है बस तुम ही हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो भांजे, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। पार्टी फंड में पैसे डाल दो। रवि थोड़ी देर शांत रहा और अपनी चेयर से उठ के लाइब्रेरी के एक कोने में खड़ा हो गया और अपने मामा को कहा, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, पर भावनाओं के चलते हम दूसरों की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। मैं रोड पे आने के लिए तैयार हूँ, पर समाज को धोखा देने के लिए नहीं। तो बताओ, क्या कहूँ मंत्री को? वही जो मैंने कहा, इस बार अग्रवाल ग्रुप से एक पैसा नहीं जाने वाला। उनको जो करना है कर ले। ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही होगा, पर आगे कुछ भी हो तो उसका उत्तरदायी मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हें समझा दिया, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर भी मैं एक बार कहूँगा, शांति से सोच लो। जो सोचना था मैंने सोच लिया। आप मेरा जवाब मंत्री जी तक भेज दीजिए। रवि वहाँ से चला गया, पर अनुपम मन ही मन ये जानते थे कि आगे जो होने वाला है वो सही नहीं है। जल्द ही उनके परिवार को एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ छाया किचन में आज सबके लिए अपने हाथों से कुछ बना रही थी। शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम वो अपने ससुराल के किचन में कुछ बना रही थी। इसी वजह से उसने सारे नौकरों को बाहर भेज दिया था, सिर्फ प्रदीप उसके साथ। रसोई के वक्त कुछ जरूरी सामग्री वहाँ पर नहीं थी, तो उसने प्रदीप को कहा कि ये सारे सामान कहाँ पे हैं? तो प्रदीप ने कहा, वो सब तो अभी स्टोर रूम में ही आपको मिल पाएगा। पूरे महीने की ग्रोसरी एक ही बार में आती है और सब स्टोर रूम में ही रहता है, तो आपको वहाँ से जाके लाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, मैं जाके ला देता हूँ, आप यहीं पे रहिए। छाया ने टोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं पहली बार घर वालों के लिए कुछ बना रही हूँ, तो मुझे ही सारा काम करने दीजिए। और मुझे भी घर के सारे चीज़ों की आइडिया रहनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आप बस मुझे डायरेक्शन बता दीजिए।
छाया के जिद के आगे प्रदीप ने हार मान ली। जल्द ही छाया ने प्रदीप से स्टोर रूम का डायरेक्शन ले लिया और कुछ ही देरी में स्टोर रूम पहुंच भी गई। स्टोर रूम बहुत बड़ा था। स्टोर रूम के अंदर घर के कुछ जरूरी सामान, पुराने फर्नीचर्स और रसोई के सारी सामग्रियां भी थी। स्टोर रूम का लाइट सिस्टम कुछ खास नहीं था। इस वजह से छाया को अपना सेलफोन यूज करना पड़ा। वो अपने सेलफोन के लाइट से चीजें ढूंढ ही रही थी कि तभी उसको ऐसा लगा कि स्टोर रूम के अंदर कोई बच्चा खेल रहा है। तो वो लाइट घुमाकर इधर उधर देखने लगी, पर उसके नजर में कोई नहीं आया। वो बस पलटी ही थी कि उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पास से दौड़ के गया। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई। बाद में उसको ऐसा लगा कि अंधेरे कमरे में ऐसी फीलिंग होना स्वाभाविक सी बात है, वो भी इतने बड़े बंगले में। इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए वो फिर से अपने सामग्रियों को ढूंढने लगी। सामग्रियों को ढूंढते समय उसको ऐसा लगा कि वहां रखे हुए बोरों के पास कोई खड़ा है। एक बार तो उसको ऐसा लगा कि ये बार बार वहम उसे क्यों हो रहा है। फिर उसने थोड़ी सी अपनी नजर घुमाई और बोरे की तरफ देखा। तभी वो देखती है वहां रखे बोरों के पास एक 5-6 साल का बच्चा उसे देख के हंस रहा है। अंधेरे में चेहरा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। छाया को लगा कि सनी उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम के अंदर आ गया है और उसको डराने की कोशिश कर रहा है। तो छाया ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी इस खेल में पार्टिसिपेट कर लूं। वो धीरे से बोरे के पास गई और बोरे के चक्कर लगाने लगी और जानबूझ के उस आकृति को नजरअंदाज करने लगी। पर छाया की ये हरकत शायद उस आकृति को पसंद नहीं आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे साथ खेल रही हो? मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जला दूंगा। मैं सबको मार दूंगा। छाया ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो गई। उसको लगा कि ये बात सनी कह रहा है। वो गुस्से में बौखलाई हुई बोली, सनी, दैट्स इनफ, कम हियर। किसने सिखाई तुम्हें ये गंदी बातें? तभी उस आकृति की आंखें चमक उठी, एकदम लाल लाल, जैसे दहकते अंगारों की तरह। छाया एकदम से घबरा उठी और बिना कुछ कहे एक ही सांस में उस कमरे से बाहर निकल गई। जब वो किचन पहुंचती है तो वहां पर प्रदीप और मीनाक्षी देवी दोनों ही उसकी ये हालत देख के घबरा उठे। प्रदीप ने पूछा, क्या हुआ बहू रानी, क्या हुआ? न चाहते हुए भी छाया के मुंह से एक ही शब्द निकला, भूत। पहले तो ये बात सुनकर मीनाक्षी देवी घबरा उठी। जब पूरा परिवार ये बात सुना तो कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ लोग डरे हुए थे, और जो कुछ बच गए वो छाया को समझा रहे थे कि दुनिया में भूत पिशाच नाम की कोई चीजें नहीं होती। पर छाया इन सारी बातों को मानने के लिए एकदम से नाराज थी। तभी रवि गुस्से में बोल उठा, इतनी पढ़ी लिखी हो, अमेरिका में रह के आई हो, फिर भी इन भूत पिशाच जैसी बातों पर बिलीव करती हो? छाया ने कहा, प्लीज बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसकी आंखें एकदम अंगारों की तरह चमक रही थी। तो ठीक है, चलो मुझे भी दिखाओ कहाँ है वो भूत, जरा मैं भी तो देखूं भूत कैसा दिखता है। मीनाक्षी देवी साहसी होने के साथ साथ थोड़ी धार्मिक भी थी। इसी वजह से उन्होंने रवि को कहा कि भूत पिशाच जैसी चीजों के साथ मजाक मत करना, वो शायद हो भी सकते हैं। पर रवि अपनी ही जिद में था। कुछ ही देर में प्रदीप, रवि, अनुपम और कुछ और लोग मिलकर स्टोर रूम के अंदर गए। थोड़ी समय जांच पड़ताल करने के बाद एक कोने से एक बिल्ली दौड़ के बाहर चला गया।
बिल्ली को कमरे से जाते हुए देख सभी हंस पड़े। बिल्ली को स्टोर रूम से निकलते हुए देख अनुपम बोल पड़े, वाह, जिंदगी में पहली बार मैंने भूत देखा, वो भी बिल्ली जैसा दिखता है। टाइम वेस्ट हो गया मेरा। सभी लोग मिलके छाया को ये समझाने लगे कि तुमने बिल्ली की चमकती हुई आंखें देखी है, वो कोई भूत नहीं था। पर छाया एक ही बात कह रही थी, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो बिल्ली नहीं कुछ और ही था। छाया के ऐसे बार बार कहने से रवि अपने आपे से बाहर हो गया और उसने कहा, देखो, घर का माहौल अभी भी ठीक नहीं हुआ है। भले ही 11-12 दिन बीत गए हों, पर अभी भी सारे लोग शोक से बाहर नहीं निकले हैं, तो ऐसी बातें करके घर का माहौल खराब मत करो। छाया चुप तो हो गई, पर मन ही मन वो ये जानती थी कि उसने जो देखा है वो बिल्ली नहीं कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो ना तो इंसानी था ना ही जानवर। पर यह बात भला कौन समझे। यही सोचकर वो चुपचाप खाने के मेज पर बैठ गए। पर प्रदीप एक टक छाया की तरफ ही देख रहा था। ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। सभी लोग खाने के मेज पर बैठकर अपनी दिन भर की सारी बातें डिस्कस करने लगे। उसी समय अनुपम ने सनी को पूछा, और लिटिल मास्टर, कैसा लगा हमारा चंदनपुर? मैं कुछ नहीं बता सकता अभी, जब से आया हूं तब से तो घर में ही हूं। अगर बाहर घूमने जाऊंगा तभी तो बता पाऊंगा कि ये जगह कैसी लगी। ऐसी बात है तो ठीक है, कल हम आपको घुमाने ले जाएंगे बाहर। थैंक यू मामा जी। तो रवि ने टोकते हुए कहा, अरे वो मामा नहीं दादा हैं। सॉरी, थैंक यू दादाजी। ऐसे ही सनी बहुत सारी मज़ेदार बातें अपने घर वालों के साथ करने लगा और बातों ही बातों में उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबके कान खड़े कर दिए। जानते हैं दादी, आज मुझे एक लड़का मिला, वो हमारे ही गार्डन में खेल रहा था। हमारे गार्डन में खेल रहा था? कौन था वो लड़का? तुम्हें पता है वो कौन है? नहीं, पर वो अपना नाम सुबोध कह रहा था। सुबोध, ये नाम सुनते ही अनुपम के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। क्या कहा? सुबोध? हाँ, सुबोध। वो हमारे गार्डन में खेल रहा था। मैंने उसको पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहने लगा कि वो मेरे पापा का दोस्त है, पर बाद में पता चला कि वो मजाक कर रहा है। तभी मीनाक्षी देवी ने प्रदीप को कहा, प्रदीप, ये हमारे गार्डन में कोई भी कैसे घुस आ रहा है? तुम ध्यान नहीं रख रहे क्या? मालकिन, मैंने तो पूरी तरह से पहरे लगा रखे हैं, फिर भी मैं एक बार माली को कहूँगा कि गार्डन में किसी को घुसने ना दे। पर दादी, आप सुबोध को अंदर आने देना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। फिर रवि ने सनी से कहा, तुमने सही से सुना ना, उसका नाम सुबोध ही था। हाँ, वो बार बार बोल रहा था मेरा नाम सुबोध है और मैं रवि का दोस्त हूँ। ये नाम सुनने के बाद रवि, मीनाक्षी देवी और अनुपम तीनों एकदम शांत हो गए थे और कुछ ही देर के मौन के बाद अनुपम वहाँ से उठ के चले गए। तभी छाया ने कहा, अरे मामा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो खाने में बहुत कुछ बाकी है। नहीं बेटा, मन भर गया, अभी मैं जा रहा हूँ। सुनो मीनू, मैं कल सुबह आऊँगा, बाकी की बातें कल ही करते हैं, अभी मुझे जाने दो। मीनाक्षी देवी ने अनुपम को रोका नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है भैया, आप अभी जाइए, कल बात करते हैं। अनुपम के ऐसे उठ के चले जाने से छाया को थोड़ा अजीब लगा और अनुपम के जाते ही छाया ने एक बात पूछी, क्या हुआ मामा जी ऐसे चले गए? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? रवि ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मामा जी का बेटे का नाम सुबोध था। जब मैं छोटा था तो सुबोध के साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी, पर एक दिन अचानक से किसी ने उसको किडनैप कर लिया और कुछ दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी रेलवे स्टेशन के पास मिली। वो हत्यारा इतना क्रूर था कि उसने सुबोध का सर ही काट के अलग कर दिया था। और सबसे अजीब बात, हमें सुबोध का सर मिला ही नहीं। पर छाया ने कहा, इस दुनिया में कई लोगों के नाम सुबोध है, तो क्या हर किसी का नाम सुन के वो ऐसे ही अपसेट हो जाते हैं?
मीनाक्षी देवी ने कहा, जिस तरीके से सनी ने ये सारी बातें हमारे सामने कही, कहीं ना कहीं उनको अपने पुराने दिनों की याद आ गई। क्योंकि सुबोध ऐसी ही बातें करता था। उसे जो कोई भी मिलता था वो हमेशा कहता था कि रवि उसका बेस्ट फ्रेंड है और उन दोनों के बीच में पक्की यारी है। छाया ने कहा, मम्मी जी, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा जो आज गार्डन में घुस आया था वो मजाक कर रहा हो। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है, चंदनपुर एक बहुत छोटा सा शहर है और यहाँ पे बातें फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। शायद उस बच्चे को इस बारे में पता हो और वो सनी को डराने के लिए ये बातें कर रहा हो। रवि ने कहा, शायद ऐसा हो सकता है, पर हमें ऐसे बच्चे से सनी को दूर ही रखना पड़ेगा। पता नहीं, पर शायद कुछ गलत बातें वो उससे सीख जाए। सनी, एक काम करो, अगर कल वो बच्चा तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बुलाना। ठीक है पापा, पर एक बात कहूँ, वो सच कह रहा था। वो बार बार अपना नाम सुबोध ही कह रहा था। मीनाक्षी देवी ने प्यार से पुचकारते हुए कहा, अरे मेरे चिंटू मियाँ, शहर में बहुत सारे शरारती बच्चे हैं, तुम अपने आप को अकेले मत समझो। तुम किसी से आज मिले हो जो तुमसे भी ज़्यादा होशियार है। ठीक है, अगली बार मिले ना तो मम्मी पापा मुझे किसी को भी बुलाना, पर वो ज़रूर बुलाना। सनी इनकी बातें समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर ये बड़े लोग क्या बातें कर रहे थे। इन सारी बातों के दौरान छाया शायद भूल ही चुकी थी कि उसके साथ अभी क्या हुआ था, या फिर वो भूलने का नाटक ही कर रही थी। जब सब लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले गए तो छाया ने सनी को रोक के कुछ पूछना चालू किया। सनी, एक बात बताओ, वो बच्चा दिखने में कैसा था? क्या आप सुबोध की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, सुबोध। वो दिखने में कैसा था? वो कैसा दिखता है ये जान के आप क्या करोगी? अरे बुद्धू, अगर वो मुझे अगली बार मिले तो मैं उससे कहूँगी कि मेरे बेटे के साथ अच्छे से दोस्ती करना, उसे कोई गलत बात मत सिखाना। अच्छा, ठीक है। तो सुनो, वो दिखने में एकदम गोरा है, उसके बाल एकदम सीधे और सपाट हैं, एकदम दवा के कंघी करके बैठा रहता है। उसने नीला शर्ट पहना था और साथ में ब्राउन पैंट। उसने कोई शूज नहीं पहने थे, एक रबर का स्लीपर पहना हुआ था। उसके ठुड्डी के नीचे एक छोटा सा तिल था। अच्छा, उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें, जरा सोचने दो। हाँ, जब पापा 3-4 दिन तक नहीं सोते और ऑफिस में बहुत टाइम तक काम करते हैं ना, जैसे दिखता है, एकदम लाल लाल। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। मैंने जब पूछा तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, तो वो बोला कि उसके आंखों में कुछ गिर गया है, इस वजह से उसकी आंखें लाल दिख रही हैं। छाया की शक की सुई एकदम सही जगह बैठी। सुबोध कोई बच्चा नहीं था, सुबोध एक प्रेत था जो उस घर में घूम रहा था। और वो प्रेत कहाँ से आया है, यही सोच के छाया घबरा उठी। पर यह बात वो किससे करती? यही सोचकर वो सनी को उसके कमरे में ले गई और थोड़ी देर के बाद सनी सो गया। जब वो रवि से इसके बारे में बात करने गई तो सोचा कि रवि ऐसे ही इन बातों पे विश्वास नहीं करता, तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं। सुबह होते ही वो मीनाक्षी देवी से बात कर लेगी, और यही सोचते हुए वो बालकनी में खड़ी थी। तभी पीछे से प्रदीप ने आवाज लगाई, बहुरानी, एक बात कहनी थी। तभी छाया पीछे पलट कर देखी। अरे प्रदीप काका, आप सोए नहीं? नहीं बेटा, अब तो नींद नहीं आएगी। क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? आपने आज बिल्ली नहीं देखी थी, वो सच में एक प्रेत ही था। वो प्रेत जिसे सालों पहले बांध के कहीं पर रखा गया था, पर न जाने वो आज़ाद हो गया है, और पता नहीं वो अपने साथ कौन सी तबाही लेके आया है। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। बांध के रखा गया था? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, भला कैसे समझ आएगा, तब तुम यहाँ थोड़ी ही थी। 15 साल पहले की बात है। बड़े साहब को धंधे में बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा था। घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी उस समय, पर सबसे बुरी हालत तो रवि की थी। रवि दिन भर बस यही कहता रहता था कि घर में कोई है, वो इधर उधर भाग रहा है, मुझे वो दिखाई देता है।
उसी वजह से बड़े साहब उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़्यादा पढ़ाई और लॉन्ग टाइम फास्टिंग रहने के वजह से उसके शरीर में कमजोरी आ गई है और उसी वजह से उसे वहम हो रहा है। आपके कहने का मतलब रवि को हेलुसिनेशन हो रहा था? हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी वजह से डॉक्टर ने रवि को आराम करने के लिए और अच्छे से खाने पीने के लिए कहा था। दवाई भी साथ में चल रही थी। पर रवि का पागलपन दिन ब दिन बढ़ने लगा। वो बोलता था, वो मेरे बेड पे बैठा है, अभी वो मेरे चेयर पे बैठा है, देखो देखो वो मेरा खाना खा लेगा, ऐसा बोलता है। रवि की ये हालत देखकर बड़े साहब समझ गए ये किसी ऊपरी शक्ति का काम है। इसी वजह से बड़े साहब ने शमशान में रहने वाले बाबा जी को बुलाया। वो बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। हवेली में घुसते ही उन्होंने एक ही बात कही, पिशाच, इस घर में पिशाच है। कोई तुम्हारा बुरा चाहता है किशनलाल, जितनी जल्दी हो सके इस प्रेत को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। उसी दिन बाबा जी ने घर में एक अनुष्ठान रखवाया और उसी अनुष्ठान में ही उन्होंने उस पिशाच को एक बक्से में बांध के रख दिया। कहीं आप उस लाल बक्से की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, वही लाल बक्सा जो कुछ दिन पहले सनी बाबा ने खोल दिया था। पर आपने उस समय मुझे ये बात क्यों नहीं कही? बड़ी मालकिन ने घर का माहौल खराब करने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा था सही समय पे वो खुद बता देंगी। पर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर बाबा जी ने उस पिशाच को बक्से के अंदर बांध रखा था और घर से दूर करने के लिए कहा था, तो पिताजी ने उस बक्से को घर में क्यों रखा था? दरअसल तुम्हारे ससुर जी थोड़े लालची किस्म के आदमी थे। वो उस महंगे बक्से को फेंकना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बाबा जी को उस बक्से को मंत्रों से बांध देने के लिए कहा, जैसे कि उनको ये बक्सा फेंकना ना पड़े। बाबा जी ने खूब समझाया, पर तुम्हारे ससुर जी नहीं माने। उनकी एक ही जिद थी, मैं इस बक्से को बाहर नहीं फेंकूंगा। बड़े साहब के जिद के आगे बाबा जी हार मान गए और उन्होंने कहा, अभी तुम मेरी बात नहीं मान रहे, पर आगे जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। फिर बाबा जी ने मंत्रित धागों से उस बक्से को बांध दिया और कहा, इसे हमेशा अपने आंखों के सामने रखना, कभी भी अपने आप से अलग होने मत देना। इसी वजह से बड़े बाबू उस बक्से को हमेशा अपने स्टडी में रखते थे, जैसे कि वो हमेशा उनके आंखों के सामने रहे। रात को उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो स्टडी को लॉक करके जाते थे। ये सारी बातें तो सही है, पर उसके अंदर जो एक मिट्टी का कटोरा था, दरअसल बाबा जी ने कहा था अपनी कोई प्रिय चीज उस बक्से के अंदर रखो, जिस वजह से कि पिशाच कभी भी उसके अंदर से बाहर ना निकल पाए। उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारे आसपास ही है। और मैंने सुना है वो कटोरा बड़े साहब को काफ़ी पसंद था, क्योंकि जब उन्होंने अपना गांव छोड़ा था उनके पास बस यही कटोरा ही बचा था और वो इस कटोरे को लेकर अपने गांव से शहर आए थे। तो फिर रवि उस कटोरे से नफरत क्यों करता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। पर बाप बेटे में हमेशा झगड़ा लगा रहता था उस कटोरे को लेकर। रवि हमेशा कहता था, फेंक दो उस कटोरे को, उस पुराने कटोरे में क्या रखा है। पर जब भी रवि इस बात को उठाता था, सेठ किशनलाल एकदम गुस्से में लाल हो जाते थे। वो कहते थे, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, पर यह कटोरा कहीं नहीं जाएगा, जब तक जिंदा हूँ ये मेरे पास ही रहेगा। सुन के अजीब लगता है, पर एक कटोरे ने बाप बेटे को अलग कर दिया। अब मुझे इस बात का डर है कि उस बक्से की वजह से ये परिवार तबाह ना हो जाए। छाया प्रदीप की सारी बातें सुन रही थी, पर उसकी सारी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। बक्सा, कटोरा, मंत्र, बाबा जी, ये सब क्या है? जिस रवि को प्रेत बाधा था, आज वो प्रेतों पे ही विश्वास नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रदीप अपने तरीके से छाया को सारी बातें समझाने लगा और प्रदीप की बातें सुनकर छाया की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। पर प्रदीप के पास सारे सवालों के जवाब नहीं थे और ये बात छाया बहुत ही जल्दी समझ गई। इसीलिए उसको यही मुनासिब लगा कि वो सारी बातें मीनाक्षी देवी से ही पूछ ले, क्योंकि वो इस घर की मुखिया हैं, तो शायद उनके पास सारे सवालों के जवाब हो सकते हैं। और बाकी अब उन पर निर्भर करता है कि वो सवालों के जवाब देंगी या नहीं। छाया ने प्रदीप को कहा, धन्यवाद, आपने मुझे ये सारी बातें पहले से ही बता दी।
अगर आपको कुछ और बातें पता चले तो दया करके मुझे सूचित कीजिएगा। प्रदीप हामी भरते हुए अपने सर को हिलाकर वहां से चला गया। छाया फिर से अपनी गहरी सोच में डूब गई। इस घर में और कितने राज हैं जो मुझे नहीं मालूम, और क्यों रवि ने मुझे ये सारी बातें नहीं बताई। छाया रवि को लेकर थोड़ी अपसेट थी। सोचने लगी, अगर मुझे ये बातें बता देते तो क्या फर्क पड़ता? क्या उनको मेरे पे भरोसा नहीं, या मैं भरोसे के लायक नहीं? छाया अपने ही मन के अंतर्द्वंद में फंसी हुई थी, और इसी दौरान एक तेज आवाज उसके कानों में टकराई। छाया बालकनी से दौड़कर सीधे बाहर चली आई, और जब बाहर आती है तो ये क्या देखती है? प्रदीप सीढ़ियों के नीचे गिरा हुआ है। उसका बूढ़ा शरीर खून से लथपथ है। उसका शरीर इतना घायल था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो कितने दर्द में था उसकी आंखें बता रही थी। पर इन सब से अलग वहां पे कुछ ऐसा था जो छाया को डराने के लिए काफी था। प्रदीप के घायल शरीर के ऊपर बैठा हुआ था वो पिशाच बच्चा, और वो छाया को देख के हंसने लगा। और जोर से कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको इसी तरह मार डालूंगा, देखना कोई नहीं बचेगा। उस पिशाच की बात सुनने के बाद छाया को काटो तो खून नहीं, वो एकदम जड़वत होकर वहां पर खड़ी रह गई। उसके मुंह से एक शब्द आवाज नहीं निकल रहा था। प्रदीप की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी थी। उसी वजह से कुछ ही देर में वहां पे बहुत सारे लोग जमा हो गए। रवि भी दौड़ते हुए वहां पहुंचा। प्रदीप की ऐसी बुरी हालत देखकर रवि ने फौरन ही एम्बुलेंस बुला लिया और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल भेज दिया। एम्बुलेंस के पीछे पीछे रवि और कुछ और नौकर हॉस्पिटल चले गए। अभी फिलहाल घर में कोई था तो सिर्फ मीनाक्षी देवी, छाया, सनी और कुछ महिला नौकर। सब अपने अपने कमरों में थे। प्रदीप के साथ हुए हादसे को लेकर कुछ लोग दुखी थे तो कुछ लोग चिंतित भी। पर इन सब से अलग छाया किसी दूसरे ही चिंता में थी। उसके मन में कुछ और ही प्रश्न चल रहे थे। इस परिवार का ऐसा कौन सा कर्म है कि आज ये प्रेत बाधा का शिकार हुआ है? क्यों घर में एक पिशाच खुले आम घूमने लगा है? यही सारे सवालों के जवाब पाने वो मीनाक्षी देवी के पास चली गई। बिना किसी डर और हिचक के उसने मीनाक्षी देवी को पूछ लिया, आप मुझसे क्या छुपाना चाहती हैं? कौन है ये पिशाच? कहाँ से आया है? हमारे परिवार के साथ इसका क्या रिलेशन है? दया करके मुझे बताइए। आप इस परिवार की मुखिया हैं। घर का सारा दायित्व आप पे है। आप अगर ऐसा कोई राज हमसे छुपा रही है जिसके वजह से इस परिवार को हानि पहुंच सकती है, तो ये आपका दायित्व है कि आप उस राज का पर्दाफाश करें। मीनाक्षी देवी एकदम निशब्द खड़ी थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई कभी उनसे इस तरीके से बातें करेगा। उन्होंने छाया को कोई जवाब नहीं दिया। वो पलट के गई और अपने अलमारी में से वो मिट्टी का कटोरा बाहर निकाल के लाई और उन्होंने कहा, सारी फसाद की जड़ यही है, पर दुर्भाग्य ये है कि ना तो इसे हम फेंक सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मीनाक्षी देवी के मुंह से निकले ये 2 लाइन छाया को चुप होने के लिए मजबूर कर दी। फिर मीनाक्षी देवी ने आगे बढ़ के कहा, जानना चाहती हो इस कटोरे के पीछे क्या राज है? तो ठीक है, आओ मेरे पास बैठो। क्या है उस कटोरे में? क्यों मीनाक्षी देवी इतनी सहजता से मान गई छाया को सारी बात बताने की? कौन है ये प्रेत बच्चा जो घर में घूम रहा है और बार बार इंतकाम की बातें कर रहा है? इस परिवार को वो क्यों तबाह करना चाहता है? कहाँ से आया ये कटोरा? और इन सबसे अलग बात, वो प्रेत बच्चा अपने आप को सुबोध क्यों कह रहा है? इन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठेगा अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार और अलविदा। फिर मिलेंगे खूनी कटोरे के तीसरे भाग में। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मन में इस कहानी को लेकर कुछ विचार है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए मूल्यवान है। धन्यवाद।